आपके पुत्र अभिषेक राकेश जी हमारे साथ बैठे हैं। वह भी जनता के लिए एकदम खड़े रहते हैं, उनके कामकाज भी करते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे कि आगे चुनाव लड़ेंगे? अपने पिता से राजनीति सीखी है, दादा से सीखी है, क्या चाचा जी से भी सीखी है? हाँ, मैं ये सीखा हूँ जो नहीं करना है वो मैं अपने चाचा से ज़रूर सिखाऊंगी। जो क्षेत्र में रह के लोगों के साथ नहीं करना है वो अपने चाचा से। मुख्यमंत्री घोषणाओं को समय से पूरा नहीं किया जाता है तो दूसरी घोषणाओं के प्रति कितने संजीदगी से कार्य अपने कमरों में एसी वाले कमरों में पड़े रहे। एक फुटेज अगर हो, एक कहीं हमारे समाज के समर्थन की बात हो, 18,000 वोट कम नहीं होता। नमस्कार, मेरा नाम है नितिन कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं रुड़की अब। दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ भगवानपुर विधानसभा क्षेत्र में और आज हमारे साथ चुनावी दंगल में मौजूद है भगवानपुर के विधायक ममता राकेश जी। आइए उनसे सवाल और जवाब करते हैं कि उनका क्या मोटिव है भगवानपुर के लिए, जनता क्या कहती है। आप कुछ क्या कहेंगे, कितनी तैयारी आप कर रही हैं 2022 के लिए? देखिए, जनता की सेवा करना हमारा कार्य है। मेरे पति स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी ने अपने बाबूजी स्वर्गीय कलीराम राकेश जी से जो सीखा उसे उन्होंने किया और हमने प्रेरणा ली। हमारे आदर्श हैं स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी, बाबू कलीराम राकेश जी। उनसे सीख करके हम उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए, उन्हीं के कार्यों को आगे बढ़ाते हुए जनसेवा लगातार कर रहे हैं। 24 घंटे जनता के बीच में हैं और जनता के विकास कार्यों को लेकर के हमेशा आप चुनाव की बात कर रहे हैं, हम जनता के दिलों तक पहुँचने की बात करते हैं। विधायक जी, मैं जब यहाँ आ रहा था तो बहुत ही छोटी छोटी गलियों से मैं गुजरा। वहाँ पे मैंने पूछा कि विधायक जी का मकान कहाँ है। उन्होंने कहा विधायक जी कौन? मैंने कहा ममता राकेश जी का मकान कहाँ? उन्होंने कहा वहाँ है। तो हम अपनी जो गाड़ी है वो बाहर ही खड़ी करे आए। आप जनता के बीच में रहती हैं, यहीं से आप सारा काम करती हैं। आप चाहते तो हाईवे पर भी आपका कार्यालय बन सकता था, ऐसा क्यों? देखिए, मैंने अपना कार्यालय बाहर भी बना रखा है, लेकिन मुझे पता है कि मेरे गाँव वाले पुराने समय से, बाबूजी के समय से, बाबू कलीराम राकेश जी के समय से इस घर से वाकिफ़ हैं। तो ये घर ऐसा है, हमारा पीढ़ी दर पीढ़ी का कार्य जनता की सेवा करना है। तो जनता को मैं परेशान नहीं कर सकती। मुझे चाहे कितनी परेशानियों का सामना करना पड़े, मैं चाहे जहाँ जाऊँ, लेकिन अपनी जनता को मैं परेशान नहीं होने दूँगी। इसलिए अपने पैतृक आवास, यहाँ से मेरी भावनाएं जुड़ी हैं, मेरी आत्मा जुड़ी हुई है यहाँ से। इसी घर से मैं सारा जन सेवा करने का कार्य करती हूँ। भगवानपुर क्षेत्र में आप वोट मांगने के लिए जाएंगे, किन मुद्दों को लेकर जाएंगे? क्या कुछ रह गया है भगवानपुर में जिसे आप पूरा करना चाहते हैं? अभी बहुत कुछ बाकी है। स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी के सपनों को पूरा करना बाकी है। उनका जो सबसे अहम और सबसे महत्वपूर्ण सपना था वो था क्षेत्र में, मंडावर हसनपुर में मेडिकल कॉलेज का सपना। आप जानते ही हैं, हमेशा हमारी आपसे भी बात होती है कि विधानसभा का कोई ऐसा सत्र नहीं बचा जब मैंने मेडिकल कॉलेज की बात नहीं उठाई हो। इस बार भी जब मुझे लगा कि सरकार इसे करने के मूड में नहीं है, क्योंकि सरकार बातें करती है कि हम सबको साथ लेकर के चलते हैं, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। न तो ये अपनों को साथ लेकर के चल पा रहे हैं, विपक्षियों की तो बात ही क्या करें। इन्हें जनता के विकास कार्यों से कोई सरोकार नहीं है। आप ये बताइए, जो यहाँ पर इंडस्ट्रियल क्षेत्र पड़ता है उसमें जल भराव की समस्या है, अभी तक वो पूरी नहीं हुई है, कुछ कहेंगी आज? निश्चित रूप से भगवानपुर औद्योगिक क्षेत्र में ड्रेनेज प्लान को लेकर के DPR बन चुकी है। आप ये माने कि ये मुख्यमंत्री जी की घोषणा है। मुख्यमंत्री की घोषणा 2017 की है जो आज तक पूरी नहीं हो पाई है। आप देखिए, जब मुख्यमंत्री घोषणाओं को समय से पूरा नहीं किया जाता है तो दूसरी घोषणाओं के प्रति कितने संजीदगी से कार्य करते होंगे। लेकिन किसानों को लेकर क्या कहेंगे? अब मैंने भी लगातार हर विधानसभा सत्र में बात उठाई, नियम 58 के अंतर्गत भी उठाई। अब मुझे पता चला, मैं परसों ही मुख्य सचिव महोदय से मिली हूँ और इस विषय में मुझे पूरा आश्वासन मिला है कि अतिशीघ्र लगभग 1 माह के भीतर इस पर कार्य सुचारू रूप से कर दिया जाएगा। 115 करोड़ के लगभग की इसमें पूरा खर्च होना है। DPR बन चुके और कार्य धरातल पर शुरू होने वाला है। विधायक जी, 9 महीने से किसान बॉर्डर पर बैठे हैं, बात करने को तैयार नहीं है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार भी हो ऐसे ही वेव कर रही है किसानों के साथ में। आपका जो क्षेत्र है वो किसानों से लगा हुआ है, वहाँ पर किसान रहते हैं, गन्ना उगता है यहाँ पर। आप कुछ कहना चाहेंगे किसानों के लिए आज? बिल्कुल, मैं अपने सभी सम्मानित किसान भाइयों से कहना चाहती हूँ कि मैं भी किसान की बहू हूँ, किसान की बेटी हूँ और सबसे पहले धरती पुत्र, अन्नदाता किसान, ऊपर भगवान और धरती पर किसान, जिसके उगाए अन्न को खा करके देश की सीमा पर जवान जो प्रहरी है हमारे देश की सेवा करता है। जब हमारे देश की सीमा पर जवान जागता है, हमारी पुलिस जागती है, तब हम लोग चैन की सांस लेते हैं। वो जवान भी किसान के बेटे हैं। आज हम पूरी तरह समर्पित हैं किसान भाइयों के लिए। लेकिन जिस तरह से देश की सरकार, मोदी जी और उनकी सरकार किसानों की अनदेखी कर रही है, आगे आने वाले समय में निश्चित रूप से किसान इसका एकजुट होकर के जवाब देंगे और ये इनकी अनदेखी बहुत महंगी पड़ेगी।
भगवानपुर क्षेत्र के लिए आगे की क्या योजनाएं रहेंगी आपकी? जब आप इलेक्शन में जाएंगे, आप जीतेंगे, तो आगे की क्या योजनाएं रहेंगी? देखिए, मैंने भगवानपुर में, बहबलपुर में एक डिग्री कॉलेज की स्थापना के लिए प्रस्ताव लगाया हुआ है। मैं चाहती हूँ कि नदी पार का क्षेत्र है, इधर के क्षेत्र की लड़कियाँ यहाँ शिक्षा ग्रहण करें। एक कन्या महाविद्यालय या सह शिक्षा का महाविद्यालय यहाँ होना चाहिए, क्योंकि सिकरोटा से लेकर के यहाँ तक के बच्चे या तो चुड़ियाला डिग्री कॉलेज में जाएंगी या फिर रुड़की जाएंगी। यहाँ वो और कहीं इतनी सारी सुविधाएँ नहीं हैं। तो मैं चाहती हूँ कि बहबलपुर में एक डिग्री कॉलेज बने, जिससे हमारे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बच्चों को पढ़ाने की शिक्षा का अधिकार की संकल्प को हम पूरा कर सकें। डिग्री कॉलेज के लिए कहा है। एक हम चाहते हैं कि ग्रामीण अंचल तक हमारे बच्चे CBSE तर्ज पे शिक्षा ग्रहण करें, कक्षा 1 से लेकर के। उसके लिए मैंने केंद्रीय विद्यालय का प्रस्ताव दे रखा है, जिसके लिए हमारे पास बिल्डिंग भी है। कुंजा बहादुरपुर में एक शिक्षा विभाग की, समाज कल्याण विभाग से जो स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी ने वहाँ पर पे आवासीय बालिका विद्यालय के लिए बनवाया था, लेकिन वो वहाँ संचालित नहीं हो पाया है। वहाँ मैं चाहती हूँ कि अभी वहाँ केंद्रीय विद्यालय शुरू हो जाए अगले सत्र से, और उसके बाद में उसके भवन के लिए, केंद्रीय विद्यालय के भवन के लिए भी ज़मीन चिन्हित कर ली गई है। उसका प्रस्ताव मैंने बना करके भेज दिया। हल्लू मजरा में एक ज़मीनदाता ने वो ज़मीन शिक्षा विभाग के नाम दान की। कोरोना काल की तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है, भगवानपुर कितना तैयार है उसके लिए? देखिए, सरकार की तरफ से हम कहें तो कोविड पीरियड में भी सब जगह मोदी रसोई चलाई गई, लेकिन भगवानपुर विधानसभा ऐसी विधानसभा है जिसे प्रदेश सरकार भी पूरी तरह से इग्नोर करके चलती है। यहाँ सौतेला व्यवहार हमेशा किया जाता है। यहाँ तहसील भवन की बात कर लीजिए, तहसील भवन आज तक नहीं बनवा पाए हैं। उसके लिए भी मैं प्रयासरत हूँ। अगर सरकार पूरी विल पावर से काम करेगी, दृढ़ इच्छा शक्ति से काम करेगी, क्योंकि जब तक चाह नहीं होगी तब तक राह नहीं बनेगी। वेयर देयर इज़ ए विल देयर इज़ ए वे। जब सरकार चाहेगी, चाहना तो सरकार को ही पड़ेगा। अगर यहाँ के 4 लाख की आबादी की समस्या को समझेगी, यहाँ तहसील की आवश्यकता है। और पुरानी तहसील, और मुझे लगता है कि पूरे हरिद्वार जनपद में सबसे बड़ी तहसील भगवानपुर तहसील है, जहाँ 5 विधानसभाएं जिसे छूती हैं। तो उस तहसील का निर्माण सरकार को अभी तत्काल में बहुत जल्द शुरू करना चाहिए। गरीबों के लिए भगवानपुर क्षेत्र में जो प्रधानमंत्री आवास योजना है या सरकार की योजनाएं हैं, कितने आवास आवंटित हुए हैं या बने हैं? देखिए, भगवानपुर ब्लॉक में आवास जितने चाहिए, आप देख रहे थे अभी कुछ समय से मेरे पास बैठे हुए थे कि अभी भी आवास के लिए लोग कितने परेशान हैं। अभी सिकंदरपुर से, सिकरोटा से, आसपास के गांव से अभी भी लोग परेशान हैं, आवास के लिए आ रहे हैं। मैंने CDO हरिद्वार से भी बात की है कि कुछ लोग हैं जो बेचारे पात्र हैं, कहीं तो ऐसे हैं कि जो दिव्यांग हैं। ये हमारे ग्राम प्रधानों की लापरवाही करें कहें या सर्वे करने वालों की लापरवाही कहें, किसकी लापरवाही से ये छोटे हैं, ये या इन गांव वालों की नासमझी से छोटे हैं जो छूट गए हैं। इनके लिए मैंने बात की है, इन्हें दूसरे फेज़ में, दूसरे उसमें इनको सबको आवास दिए जाए। आपके पुत्र अभिषेक राकेश जी हमारे साथ बैठे हैं, वह भी जनता के लिए एकदम खड़े रहते हैं, उनके काम काज भी करते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे कि आगे चुनाव लड़ेंगे अभिषेक राकेश? निश्चित रूप से अभिषेक पूरा सहयोग मेरा करता है और अपने भाइयों के लिए और अपने बड़े बुजुर्गों के लिए हमेशा 24 घंटे क्षेत्रवासियों की सेवा में लगातार रहता है। आगे आने वाले समय में निश्चित रूप से इन्हें भी जनता चाहेगी, जनता की मांग पर इन्हें भी जो जनता चाहेगी उसी के अनुरूप इन्हें चुनाव। एक क्वेश्चन अभिषेक राकेश जी से भी है, आप हमेशा सुर्खियों में रहते हैं, क्या कारण है सर कि आप कहीं अच्छा करने जाते हैं और उसे लोग गलत समझ बैठते हैं? सुर्खियों में रहना, अगर अपने लोगों के लिए कार्यों में अगर मुझे कहीं भी जाकर अड़कर खड़े ना होना पड़े, चाहे उससे सुर्खियां विपक्ष कोई भी मेरे प्रति बनाने की कोशिश करे। जब से मैं मंत्री जी के बाद से इस क्षेत्र में और इस भगवानपुर विधानसभा में आया हूँ, मैंने तमाम मंत्री जी के साथियों को और उनके जितने भी टीम के साथी हैं उन्हें मैंने बिल्कुल अपने पिता स्वरूप मानने का कार्य किया है। और जितने युवा साथी हैं जो मैंने अपने जोड़ने के काम गए हैं, वो सब जानते हैं कि अभिषेक राकेश उनके साथ दिन रात 24 घंटे, अगर रात को 2 बजे भी वो अभिषेक राकेश को याद करेंगे तो अभिषेक राकेश उनके लिए खड़ा है। चाहे मामला थाने से हो, थाने का हो, ब्लॉक का हो, कचहरी का हो, जहाँ का मामला हो, अभिषेक राकेश को जब जब याद किया होगा, अभिषेक राकेश अपने झंडे और डंडे के साथ उनके साथ ढाल बनकर उनके लिए खड़ा हुआ है। तो ममता राकेश जी, आप जाते जाते भगवानपुर क्षेत्र की जनता को क्या कहेंगे? देखिए, मैं भगवानपुर की सम्मानित जनता से यही आग्रह करना चाहूँगी कि हम लोग विकास में विश्वास करते हैं, जोड़ने में विश्वास करते हैं। हमने हमेशा विकास के मुद्दे पर काम किया है और आगे भी विकास के मुद्दे पर काम करेंगे। निश्चित रूप से हो सकता है मुझसे भी कुछ गलतियां हुई होंगी, उन सब गलतियों को दरकिनार करके जिस तरह से 2017 में भगवानपुर की सम्मानित जनता ने मुझे अपना आशीर्वाद दिया, मुझे पूरा
विश्वास है कि आगे 2022 में भी इसी तरह से भगवानपुर की सम्मानित जनता मुझे अपना पूरा प्यार, सहयोग और आशीर्वाद से नवाजेगी। जो आपके विपक्षी हैं उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे आज? मैसेज तो ये है, मेरा ये कहना है कि पिछली बार भाजपा को भगवानपुर क्षेत्र से दलित समाज ने 17-18 हज़ार वोट देने का कार्य किया था। दलित समाज ने दरकिनार कर दिया था बाकी सभी चीज़ों को, उन्होंने एक व्यक्ति विशेष को उन्होंने चुनने का कार्य किया था। मगर मैं उनसे, मुझे सिर्फ़ और सिर्फ निंदा इस चीज़ की है कि पिछले 4.5-5 साल से जब भी बात दलित समाज की आई होगी तो मैं नहीं मानता कभी भी, वैसे वो रिश्ते में मेरे चचा लगते हैं, मगर कभी भी उनके रूप में कभी भी अपने समाज के ऊपर कभी कोई बात आई हो, मैं नहीं मानता कभी वो आगे आए होंगे। आपको याद होगा 2 अप्रैल का मुद्दा, 2 अप्रैल का मुद्दा इतना गंभीर मुद्दा था कि पूरे देश में हमारे समाज के ऊपर लाठी डंडे बरसाए जा रहे थे, और वो किसके द्वारा बरसाए जा रहे थे वो आप सब अच्छी तरह जानते हैं। मगर मैं पूछना सिर्फ इसलिए जाता हूँ, वो उत्तराधिकारी बताते हैं, चलो बताइएगा सुरेंद्र राकेश जी का, मगर उनसे मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या समाज पे कभी ऐसी बात आई होती कि पूरे देश में समाज को इस तरह लाठी डंडों से कूटा गया और वो अपने कमरों में, एसी वाले कमरों में पड़े रहे? एक फुटेज अगर हो, एक कहीं हमारे समाज के समर्थन की बात हो, 18,000 वोट कम नहीं होता गौरव भाई। मैं आपसे बताना चाहता हूँ, तमाम लोगों का भरोसा उन्होंने तोड़ा है, इसलिए इस बार दलित समाज भी उनसे बड़ा नाराज़ है। दलित समाज के साथ साथ अन्य वर्ग भी उनसे बहुत नाराज़ है, क्योंकि उन्होंने जो वादे किए थे, पिछले चुनाव में एक नारा दिया गया था कि आप अगर पसीना बहाओगे तो मैं खून बहाऊंगा। खून क्या आ रहा है, आप तो सड़कों पर तक उतर के नहीं आए हैं, खून तो बहुत दूर की बात है। और माननीय स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी की अगर बात करें तो वो हर समाज को, हर वर्ग को, जो भी उनके साथ का व्यक्ति होता था उसके साथ वो झंडे डंडे के साथ और अड़कर खड़े होने का कार्य करते थे। तो ये लोगों को बरगलाने का कार्य ना किया जाए। लोग सब समझ रहे हैं, सब समझदार हैं। जो 18,000 दलित समाज के साथ धोखा हुआ है वो इस बार दलित समाज नहीं सहेगा। दलित के साथ साथ मुस्लिम समाज भी नहीं सहेगा, क्योंकि सब मुस्लिम समाज भी ये जानते हैं कि क्षेत्र में इस टाइम 4.5 साल सरकार तो उनकी रही है। वो आरोप हम पर मढ़ते हैं, आरोप बोलते हैं विधायक जी ने क्या किया। मुझे ये बताइए कि 4.5 साल में मैं एक प्रमाण दूंगा कि विधायक जी ने प्रत्येक विधानसभा सत्र में वो मुद्दा उठाने का कार्य किया है। मेडिकल कॉलेज का रहा हो, तहसील का रहा हो, चाहे कोई भी जो मंत्री जी का सपना था बस स्टैंड का रहा हो, वो विपक्ष में बैठ के पास कराया है। ड्रेनेज सिस्टम का भी प्लान मंत्री जी का था। ये सारे के सारे मैं ये पूछना चाहता हूँ कि 4.5 साल में अगर एक मीडिया पे, एक अखबार में उनकी तरफ से कोई मंत्री जी की बात उठाने की बात कही गई हो तो मैं, जो आप कहेंगे मैं वो हारने का काम करूँगा। तो हमारे साथ जो बातें कर रहे थे अभिषेक राकेश जी ने भी अपनी बात रखी रोड की अब के माध्यम से। अब देखना ये होगा कि 2022 में होता क्या है, क्योंकि दंगल दिलचस्प। राकेश जी, एक मामला और सामने आया था, नल पर जो स्टिकर जो लगा हुआ था आपने लगवाया, शायद ये कहा गया था, और वो पुराना था, 2-4 साल पुराना नल था। तो कुछ क्या मैटर था? देखिए, अगर विधायक निधि के बारे में वो ज़्यादा जानते हैं या उन्हें उसके खर्च का, उन्हें उसके कब वो इस्तेमाल हो रही है पता हो, तो मैं मानता हूँ कि उन्हें अच्छी तरह इस चीज़ का ज्ञात होना चाहिए। ये सब चीज़ हमारे ज़िले से पास होती हैं, सब चीज़ इसमें अपना CDO साहब जियो टैगिंग कराते हैं, हर चीज़ कराते हैं, और उनके थ्रू ये सारे कार्य होते हैं। जो नल का लगा हुआ था वो भी पिछली योजना में लगा था। कोरोना काल के बाद थोड़ा बहुत उसमें वो रहा, तो उसमें प्लेट का थोड़ा बहुत ये रहा, क्योंकि 50-60 नलके के आसपास उस दौरान हमने किसी विभाग से उसमें पास करा के, इसमें विधायक निधि से इसमें पास करा के लगाए थे, तो लगे। और उसके बाद वो सारा का सारा मामला घूमकर ग्रामीणों ने आपके खिलाफ तहरीर दी थी ना? मेरे खिलाफ कोई तहरीर नहीं गई है, यही मैं बताना आपको चाहता हूँ। ग्रामीणों ने अभी तक मेरे खिलाफ कोई तहरीर नहीं दी। तहरीर का मुद्दा ये हुआ, जब वो नलके की प्लेट उखाड़ी गई तो मैं और विधायक जी ऑफिस पर थे, तो तत्काल हमने कहा कि आप एक काम कीजिए, आप जाकर थाने में रिपोर्ट दीजिए। तो ग्रामीण है, वहीं के कुछ लोग हैं, क्योंकि पक्ष विपक्ष हमेशा चलता रहता है, गांव हो देहात हो, तो 2-4 आदमी हैं जो उसका विरोध कर रहे थे, तो उन्होंने वहाँ पर जाकर, हमारे व्यक्तियों ने जाकर तहरीर दी। चौकी में पहुँचकर मामला सरगर्मी पर आ गया, आपस में बैतू होने लगी, तो विधायक जी और हम जाकर मौके पर पहुँचे और वहाँ पर उस मामले को निपटवाया। उस लड़के ने विधायक जी से माफ़ी मांगी, और माफ़ी मांगने के बाद
उसने हमने कहा कि समाज का बच्चा है, अपना बच्चा है, कि चलो गलती मान ली, सबसे बड़ा इंसान का धर्म होता है जो गलती मान ले वो सबसे बड़ा है। फिर उसमें ये नहीं देखता कि और माफ़ कर देने वाला सबसे बड़ा होता है और माफ़ी मांगने वाला उससे बड़ा होता है। विपक्ष का आरोप है कि आप अपने पुत्र को बचाने के लिए चौकी जा रही हैं, थाने में जा रही हैं, क्या कहेंगे? देखिए, विपक्षी क्या क्या आरोप लगाते हैं, ये सब राजनीतिक साजिश है। आप भी जानते हैं, चुनाव नज़दीक आ रहे हैं तो विपक्षी हमारी लोकप्रियता से बौखला करके, विकास कार्यों से बौखला करके बौखला गए हैं विपक्षी। हम जोड़ने में विश्वास करते हैं, विकास में विश्वास करते हैं, वो तोड़ने में विश्वास करते हैं, वो विनाश में विश्वास करते हैं। तो हमारा ये मानना है, इसे राजनीतिक तूल देने की कोशिश की गई। ना तो हमारे बेटे के खिलाफ कोई तहरीर थी। मामला जैसे ही मेरे संज्ञान में आया, पता चला, मैंने चौकी में फ़ोन करके पूछा तो उस लड़के को पुलिस उठा लाई। हमने माफ़ी तलाफ़ी के बाद उस लड़के ने माफ़ी मांग ली, हमने जैसे तैसे मामला शांत करा दिया। इतना कुछ है, हमारे बेटे के खिलाफ न तहरीर थी, कोई सा नहीं है। सुलझा हुआ बच्चा है, समझदार बच्चा है, अपने पिताजी से सब कुछ सीखा है, दादाजी से सीखा है और उन्हीं के पचिन्हों पे चल रहा है। एक छोटी सी इस मुद्दे से मैं बता रहा हूँ जी। एक प्रकरण मैं और आपको बताना चाहता हूँ कि यही कुछ लोग, जिस बेहड़गी गांव की आप बात कर रहे हैं, कि आज से लगभग 6 महीने पहले बेहड़गी गांव में मंत्री जी के कार्यकाल के टाइम का पास हुआ पत्थर, मतलब मंदिर का काम कराया था। उस आश्रम की 4 दीवारी जो है मंदिर जो करा रखी है वो मंत्री जी द्वारा कराई गई है। उसके अंदर इंटरलॉकिंग का काम वो विधायक जी द्वारा कराया गया है, नल का विधायक जी द्वारा लगा है। वो काम को कितना भी छुपा ले वो नहीं छुपेगा। मगर मैं ये पूछना चाहता हूँ, जो बोलते हैं कि हम मंत्री जी के अनुयायी हैं, कि जिस दिन मंत्री जी का पत्थर उस मंदिर के अंदर लगने का कार्य हो रहा था, उस दिन उनके तमाम लोग, जो उनके ग्रुप के लोग कहे जाते हैं, 2-4 लोग, उन्होंने उस पत्थर के लगने का विरोध किया। क्या वो ममता राकेश जी के नाम का पत्थर था? लेकिन एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपने अपने पिता से राजनीति सीखी है, दादा से सीखी है, क्या चाचा जी से भी सीखी है? हमें ये सीखा हूँ, जो नहीं करना है वो मैं अपने चाचा से ज़रूर सीखा हूँ। कि जो क्षेत्र में रह के लोगों के साथ नहीं करना है वो अपने चाचा से सीखा हूँ। हम मंत्री जी से सीखा हूँ कि किसी को धोखा नहीं देना है, सबको साथ लगा के चलना है। जैसे इस बार उन्होंने युवाओं को पिछली बार धोखा दिया है, बुज़ुर्गों को धोखा दिया है, अपने हर समाज को, दलितों को धोखा दिया है, मुस्लिमों को धोखा दिया है, सबको धोखा दिया है। मुस्लिमों में सिर्फ और सिर्फ एक बरगलाने का काम किया जाता है। ये बरगलाने का काम किया है। मैं बताना चाहता हूँ, मेरी विधायक निधि 4.25 करोड़ रुपये, विधायक जी की विधायक निधि 4.25 करोड़ को 5 से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। मल्टीप्लाई करने के बाद आप पे एक सम आएगा। आप ही ने इंटरव्यू लिया था, आप ही के रुड़की हब से इंटरव्यू, उसमें 28 करोड़ रुपए विधायक निधि को बताया गया है। आप गणित पूरा जोड़िए। मैं मानता हूं कि हाँ, आपने थोड़ा सा स्कूलिंग में थोड़ी सी दिक्कत हुई है, मगर ये थोड़ा ही कि आप उस चीज़ को प्रमाण पूरे के पूरे जनता में आकर दें, कि आप ये बताएं कि आप पूरा 4.25 करोड़ के हिसाब से जोड़िए। और जितने के जितने कार्य मैं बताता हूँ कि दलितों की अगर बात हो, दलितों में जहाजगढ़ में पुलिया बनाने का काम 60 लाख के लगभग वो पुलिया बनाने का काम खाली दलितों का गाँव है, उसमें कराने का काम विधायक जी ने किया है। मुस्लिमों के लिए शाहपुर में 1.5 करोड़ रुपए की अल्पसंख्यक विभाग से पूरे ज़िले में मैं नहीं मानता एक भी पैसा पास हुआ होगा। मक्खनपुर गांव के पास बारात घर बनने का काम 1.5 करोड़ रुपए की लागत से वो बनने का काम किया जा रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ, जिला पंचायत इनके साथी थे, ये खुद जिला पंचायत थे, जिला योजना समिति में वो मेंबर थे। जिला योजना समिति का आदमी पूरे ज़िले में कहीं काम करा सकता है क्या? काम क्या सिर्फ लाइन से उधर की तरफ कुछ लोगों में कराने का रहा था, वो भी सब में नहीं हुआ है। लाइन से उधर भी सब काम में कुछ जो अपने उनके ग्रुप के लोग होंगे उनमें काम हुआ है। मैं पूछना चाहता हूँ, मुस्लिमों में आपने क्या किया है? मेरी विधायक निधि है, सब देखते हैं, जनता को मैं अपना जवाब दे दूंगा, विधायक जी जवाब दे देंगी। हमने सबको बराबर तोल मोल कर सबका काम करने का कार्य किया है। दूसरों को बरगलाने का काम हम नहीं करते कि दूसरों में हम कोई ऐसी धारणा बनाए कि इन्हें ये इनसे कटे। हम सिर्फ जोड़ने पर विश्वास करते हैं, तोड़ने पर हमारा कभी विश्वास नहीं है।